नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने और कुचल करके मारने की घटना के बाद जिस तेजी से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी सरकार को संभालने के लिए मोर्चा संभाला। किसान नेता राकेश टिकैत को साथ लेकर मृतकों के परिजनों को मुआवजे आदि की घोषणा की, न्यायिक जांच का ऐलान किया। उसके बाद गोदी मीडिया यानी कि मीडिया का एक धड़ा जो है, जो मोदी समर्थक और सरकार समर्थक है, उसमें यह खबर बड़ी तेजी से चलने लगी कि योगी जी ने विपक्ष का दांव फेल कर दिया है। गुस्साए हुए किसानों को अपने राजनीतिक कौशल से योगी जी ने शांत कर दिया है। भाजपा ने यूपी के हालात बिगड़ने से पहले ही संभाल लिए, लेकिन इस घटना के 2 दिन बाद दोस्तों, विपक्ष जो है और विपक्षी नेता जिस तरह से उनको रोकने की कोशिश में योगी सरकार लगी हुई है, उससे तो यही नजर आ रहा है, यही लग रहा है कि लखीमपुर का मामला अभी संभला नहीं है, बल्कि अब बात और आगे बढ़ रही है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें नजर आ रहा है कि एक गाड़ी अपने आगे चल रहे किसानों को जबरन रौंदने के लिए उन पर चढ़ा दी जाती है, किसी फिल्मी सीन की तरह। इसे देखने के बाद हर संवेदनशील इंसान की रूह कांप उठी। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन इसे गलत बताने का दावा भी सामने नहीं आया है, यानी कि यह वीडियो कहीं ना कहीं सत्यता की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए फिलहाल ये तो माना ही जा सकता है कि किसी जीते जागते इंसान ने अपने ही सरीखे दूसरे इंसानों को बेरहमी से मार डाला। 8 लोगों की मौत हो गई। मगर मोदी सरकार पर आजादी के अमृत महोत्सव का कैसा नशा सवार है कि शोक की इस घड़ी में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सशरीर लखनऊ पधारे और वहां पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद किए। अपनी चिर परिचित शैली में, अपने अंदाज में खुद का गुणगान करते हुए विरोधियों को खूब कोसा। नॉर्मल हालात में विपक्ष की ऐसी खिंचाई से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब उसी प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मातम पसरा हो, तब महोत्सव का आयोजन कितना उचित है, ये सवाल तो पूछे ही जाएंगे। क्या मोदी जी हालात की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं, या जानबूझकर ऐसा माहौल बना रहे हैं कि उनके भाषण की चर्चा हो और लखीमपुर का मामला हाशिए पर चला जाए? कैसी विडंबना है कि हर वक्त गरीबों, पीड़ितों, किसानों के रहनुमा होने की बात करने वाले प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो अकाल मौत का शिकार बना दिए गए लोगों के प्रति संवेदना के 2 बोल कह सकते। लखनऊ से लखीमपुर तक की महज 130 किलोमीटर की दूरी का फासला तय करके पीड़ितों के पास खड़े होते और उन तक पहुंचते, ये अच्छा रहता, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं गए। प्रधानमंत्री सुरक्षा के तामझाम और सरकारी खर्च पर वहां पहुंच सकते थे, लेकिन खैर नहीं पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में ही एक मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे आशीष मिश्र, उनकी तस्वीर भी सामने आ गई है कि वो भी उसी एसयूवी में सवार थे जिससे किसानों को बेरहमी से कुचला गया। लेकिन सब आजाद हैं, टेनी के बेटे भी आजाद हैं, FIR दर्ज है क्योंकि सरकार उनकी है। तो आइए आज चर्चा करेंगे, यही समझने की कोशिश करेंगे न्यूज पॉइंट में कि क्या योगी आदित्यनाथ ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है और क्या कहती है पीएम मोदी की चुप्पी। इसके साथ साथ एक चर्चा यहां और भी, और एक नाम, महत्वपूर्ण नाम ये भी है प्रियंका गांधी वाड्रा का, जिन्हें गिरफ्तार घोषित किया गया है। सीतापुर के एक जो सरकारी आवास है, सरकारी आवास नहीं कहें, वो सरकारी PHE का शायद बंगला है, जो भी है, PSC का है, और वहां पर उन्हें गिरफ्तार करके रखा गया है और वहां से उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो प्रियंका गांधी की चर्चा भी यहां इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये तमाम पार्टियां जहां एक तरफ किनारे बैठी हुई तमाशा देख रही हैं, कहने के लिए बहुत कुछ सुना गया, लेकिन प्रियंका गांधी जो हैं वो अब काफी चर्चा में हैं, तो उनकी चर्चा भी। तो इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास, हमारा जो पैनल होता है उसमें कुछ खास साथी मौजूद हैं। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं पहले और उसके बाद आगे बढ़े। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी। बृजमोहन श्रीवास्तव जी का परिचय आपको बताऊं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के अलावा इनका एक दूसरा परिचय आप पीछे देख रहे होंगे, एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और काफी
मुखर हैं अपनी बातों के लिए, अपने विचारों के लिए। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं हमारे साथी सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश जोयाल जी। दिनेश जी, आपका भी स्वागत है। और स्वागत है हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर हमारे अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी। तो हमारे 4 साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और साथ साथ आप तमाम साथी, दोस्त, शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और जैसा आप जानते हैं, जैसा अभी बता रहा था, हम लखीमपुर की बात कर रहे हैं और जैसा आप लिखा हुआ देख रहे हैं, लखीमपुर में मातम, लखीमपुर खीरी में मातम। लेकिन ये लखनऊ में क्या हो रहा है? लखनऊ में ये मोदी जी का अमृत महोत्सव। 130 किलोमीटर मात्र दूरी है लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक, और ये 130 किलोमीटर में बहुत कुछ। 144 धारा लगाए जाने की बात। सीएम छत्तीसगढ़ के जो भूपेश बघेल हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, वो लखनऊ से वापस लखनऊ एयरपोर्ट से विदा कर दिए जाते हैं। प्रियंका गांधी जो हैं वो गिरफ्तार कर दी जाती हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव वो गिरफ्तार, उनको हिरासत में लिया जाता है, फिर बाद में 2-4 घंटे के बाद छोड़ दिया जाता है। और बीएसपी की तरफ से आप जानते हैं कि मायावती जी उतनी आजकल एक्टिव नजर नहीं आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ मीडिया को दिए गए अपने बयान में एक्टिव नजर आती हैं, कुछ सोशल मीडिया पर अपने बयानों में एक्टिव नजर आती हैं। लेकिन उनके कर्ता धर्ता, उनके साथी जो सतीश मिश्रा जी हैं, वो थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिए जाते हैं, यानी कि हाउस अरेस्ट घोषित किया जाता है, उसके बाद छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी अभी भी हैं और वो अभी भी हिरासत में हैं। यहाँ भी सवाल है कि कल सुबह 4:30 बजे से जब प्रियंका गांधी गिरफ्तार हैं तो अभी तक उन्हें कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं किया गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे सवालों के साथ आपके बीच, आपके साथ और हमारे जो 4 खास मेहमान हैं उनके साथ आएंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए कुछ विजुअल देखते हैं, कुछ वीडियो देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, किसानों के घर पसरा मातम। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। और ये जो मातम है, जो हम कह रहे हैं, लिख भी रहे हैं आपके सामने, ये वही तस्वीर है। देखिए, ये किसान हैं और किसान, अगर कहा 8 लोगों की मौत में से 4 किसान और 1 पत्रकार, 3 कहा जा रहा है, 3 में से 2 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 जो है वो सामान्य वहां के जो रिहायशी लोग जो भी रहने वाले होंगे वहां का एक, या कह लें, जो कहा भी जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं 3 हमारे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, 3 रहे, 2 रहे, कार्यकर्ता रहे, कोई भी रहे, इंसान है वो, और इंसानियत को कुचला गया है। और ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा आप देख रहे हैं, गिरफ्तार हुई प्रियंका गांधी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं प्रियंका गांधी की, इस तस्वीर में प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करती हुई नजर आ रही हैं। ये सोशल मीडिया पर आज सुबह से चल रहा है और इसमें प्रियंका गांधी अपनी बातों को रख रही हैं और खासकर ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि इन्हें जो गिरफ्तार किया गया है और लखीमपुर खीरी और इसके अलावा जहां जहां ऐसी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं को लेकर के खासकर कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी हमेशा आवाज बुलंद करती रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। यही यहां बताने समझाने की कोशिश कर रही हैं। और तीसरी तस्वीर, पीएम नरेंद्र मोदी का ये अमृत महोत्सव। देखिए, 130 किलोमीटर की दूरी पर बहुत कुछ हो रहा है। 130 किलोमीटर की दूरी पर मातम पसरा हुआ है। 130 किलोमीटर की दूरी पर रौंद दिया जाता है एसयूवी यानी कि जीप से, और कहा जा रहा है कि कथित तौर पर, हालांकि अब तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैं बता भी रहा था कि ये पूरा का पूरा वीडियो भी सामने आ गया है कि मंत्री जी जो हैं उनके बेटे हैं आशीष मिश्र, मोनू हैं, मोनू उनका घर का नाम है, मोनू हैं, लेकिन मोनू साहब खुलेआम घूम रहे हैं, आजाद हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। और जो घटनाएं होती हैं जैसा फिल्मों में देखते हैं, वो सारी तस्वीरें यहाँ सामने दिखाई दे रही हैं। तो ये 3 तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन तीनों तस्वीरों के बाद अब सीधे हमारे साथ जो 4 मेहमान जुड़े हुए हैं, 4 वरिष्ठ पैनलिस्ट हमारे हैं, उनके बीच चलेंगे और सीधा बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा। इन तस्वीरों को आपने देखा, रविवार से लेकर के आज मंगलवार का दिन। कल ऐसा लगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है और मीडिया में ये खबर भी आने लगी कि विपक्ष का दांव यहां फेल कर दिया उन्होंने। जैसे गोरखपुर की ये घटना, आपको अभी थोड़े दिन पहले की बात होगी, पिछले मंडे की बात है, 2 दिन बाद वो घटना सामने आई थी। मनीष गुप्ता जिसे पीट कर मार डाला गया, कानपुर का व्यापारी,
और उस घटना से अभी उबर ही नहीं पाए थे कि इस घटना ने और भी घेर लिया। क्या कहेंगे ओवरऑल उत्तर प्रदेश की इन तमाम घटनाओं और खासकर किसानों को लेकर के, और खासकर विपक्षी दलों में प्रियंका गांधी भी, तमाम इन सब चीजों को लेकर के आपका ओपनिंग कमेंट चाहता हूं बृजमोहन श्रीवास्तव जी। राजीव जी, ये जो लखीमपुर खीरी की घटना घटी है और जो कहा जा रहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अपने नियंत्रण में ले लिया है और सारी चीजें ठीक कर दी हैं। देखिए कि मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, जो किसान शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि देते हुए, और जो भारतीय जनता पार्टी के भी जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि जिस परिस्थिति में ये पूरी घटना घटी है और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे वो सारी बातें सामने आई हैं, इसको संभालने के लिए कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी कर ले, लेकिन ये लोगों के दिमाग में पूरी तौर से रजिस्टर्ड हो गई है। कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो आदमी के दिमाग में इस कदर असर पैदा करती हैं कि उनको किसी भी हालत में हम ठीक नहीं कर सकते। मेरा राजनीतिक विश्लेषण इस बात को देखकर ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से इस पूरे घटना ने उत्तर प्रदेश के तो किसानों को, उत्तर प्रदेश के आम आदमी को तो पूरी तौर से हिला ही दिया है। मेरे पास पूरे हिंदुस्तान से आज कई लोगों ने टेलीफोन करके इस घटना के ऊपर चिंता भी व्यक्त की, और लोगों का कहना यह था कि किस प्रकार की अराजकता, किस प्रकार की हिंसा देश में शुरू हुई है, इस बात पे लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर एक नई राजनीतिक चर्चा को शुरू कर दिया है, और लोग इस हिंसा के प्रति बहुत ज्यादा अपने आप को असहाय भी महसूस कर रहे हैं और बहुत उनमें आक्रोश और नाराजगी पैदा हुई है। जहां तक बात दूसरे राजनीतिक दलों की है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें जो भी विपक्ष है, जो भी राजनीतिक लोग हैं, उनको इस मामले में अपनी बात कहनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल से क्यों ना जुड़े हुए हों, क्योंकि ये एक आम आदमी के साथ हुई हिंसा है। वो शांति प्रदर्शन कर रहे थे, मैंने उनके कई वीडियो देखे, उन लोगों की कई मैंने बातचीत सुनी है, उसमें वो लोग कह रहे हैं कि जब ये घटना घटी है तो कुछ लोग जो जीप में थे, गाड़ियों में थे, वो बच गए। उनमें से कुछ लोगों को पुलिस के हवाले किया गया है, और वहां पे जो किसान बैठे हुए थे उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि उनके साथ किसी भी प्रकार की ऐसी घटना ना घटे जिससे कि उनको क्षति हो या उनको नुकसान हो। ये भी देखने में आया है। और ऐसा लगता है कि जो वीडियो सामने आए हैं, आदरणीय संजय सिंह ने जो वीडियो जारी किया है, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर पीछे से जीप आई है, उसने लोगों को कुचला है और कुचल के वो आगे निकल गए। ये पूरी तौर से सत्ता का एक नशा, सत्ता की एक गर्मी, और अपना ये अधिकार बताना कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो इस देश में हम आपका जीना हराम कर देंगे, ये एक संदेश वो पूरे देश में देना चाहते हैं। और ये उसका ही एक छोटा सा उसका हिस्सा है, या छोटा सा एक रिहर्सल हुई है, ऐसा मैं मानता हूं। ये भी वाकई बहुत अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं, और देखिए कि ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर के बाद अगर कोई शक्ति होती है तो सत्ता की शक्ति होती है, क्योंकि सत्ता यदि तय कर ले तो फिर उस आदमी को लाभ भी मिल सकता है और उसको नुकसान भी हो सकता है। तो जो राजनेता होते हैं, जो सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, ये एक तरह से जनता के गार्जियन हैं, और उन गार्जियन से लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि यदि उनके साथ कभी कोई पीड़ा हुई है या उनके साथ कोई दुर्घटना हुई है तो कम से कम 2 शब्द सहानुभूति के जरूर आए। पर बहुत अफसोस की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लंबा अपना उद्बोधन दिया अमृत महोत्सव पर, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने इन परिवारों के लिए संवेदना के व्यक्त नहीं किए। ये बात भी लोगों के दिमाग में हमेशा खटकती रहेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय योगी जी ने इस मौके को एक बहुत अपने लिए एक मुश्किल घड़ी में लाके खड़ा कर दिया है, ऐसी मेरी मान्यता है। जी बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और सीधा प्रशांत जी आपके पास, आजादी का अमृत महोत्सव आप किसी और दिन भी मना सकते थे, लेकिन आज का दिन, ये मान लिया कि आपका कार्यक्रम पहले से तय था, 5 अक्टूबर तय कार्यक्रम, आपको पहुंचना था लखनऊ, आप लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते थे कि जो अभी कह भी रहे हैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी, कि कम से कम श्रद्धांजलि अर्पित तो कर ही सकते थे। 2 बोल संवेदना के तो आप बोल ही सकते थे। आपका ही देश है, आपके ही देश में ये सारी घटनाएं हो रही हैं, और बहुत सारी बातें आप तालिबान से लेकर के पाकिस्तान तक की करते हैं, लेकिन अपने ही देश में इस प्रकार
रौंद डालना, फिल्मों में तो हमने देखा, फिल्मों में एक अलग सीन होता है, वहां सीन क्रिएट किया जाता है, डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर बताता है, उसके बाद इस सीन के बाद कट कहता है, उसके बाद फिर सब खड़े हो जाते हैं, धूल झाड़ते हैं, जो विलेन होता है, वो जो एक्टर होता है, वो सब मिलके साथ में हंसते बोलते हैं, खाते पीते हैं। लेकिन ये तो आम जीवन में है, फिल्मों की बात अलग है। ये बिल्कुल फिल्मी सीन प्रशांत जी, फिल्मी सीन। और उसके बाद अगर सत्ता का गुरूर ऐसा किया, आपके चेहरे पर सिकन तक ना आए, आप चाहे प्रधानमंत्री हैं कि मुख्यमंत्री हैं, आपको यह लगे कि मैंने डैमेज कंट्रोल कर लिया या मैं चुप रह करके डैमेज कंट्रोल कर लूंगा, ये कहां तक उचित है प्रशांत जी? इतने लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने इस ढंग के ऐसी रंगत में सियासत को होते हुए और रंगते हुए देखा क्या? बिल्कुल राजीव जी, बहुत ही असंवेदनशील है। और पत्रकारिता के अलावा राजीव जी, आप ये देखिए कि हम एक भारतीय समाज में रहते हैं, और जो आपने कहा कि पहले से तय था उत्सव की तारीख, हमारे आपके घरों में शादी विवाह पहले से तय होते हैं, 1 साल पहले से। और पड़ोस में कोई मौत हो जाए तो वो शादी ब्याह कैंसिल हो जाते हैं या टल जाते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति है। और ये पहला मौका नहीं है, बहुत असंवेदनशील। पुलवामा में भी जब सैनिक मारे गए तो आप देखिए कितने घंटों बाद वो फोटो खिंचवा रहे, डॉक्यूमेंट्री बन रही थी वहाँ हिल स्टेशन पे। तो ये तो बहुत ही असंवेदनशीलता की कहानियां बहुत लंबी चौड़ी हैं। मैं इस घटना पे आता हूँ जिसको आपने कहा कि फिल्म बिल्कुल जीवन के, मतलब आप देखिए कि हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि ये वाकई ये दृश्य हम सजीव होता हुआ देखेंगे। ये फिल्मों में जो गुंडे माफिया का फिल्मांकन होता है, उस तरह से जीप चलाते हैं गुंडे बदमाश माफिया वहां पे। ये रियल लाइफ में ये बिल्कुल, मतलब जनरल डायर की मानसिकता दिखाई दी है, जो 2-3 दिन से हम जो वीडियो देख रहे हैं। और आज जो वीडियो आया तो बहुत ही दिल को हिला देने वाला वीडियो है, कि जिसमें वो जीप से भाग रहे हैं, थार जीप से, और उसके बाद उसके पहिए के नीचे किसान तड़प रहा है। आप सोचिए, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, जैसे आपने कहा, ये हो रहा है। और बहुत ही, और डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ चुकी हैं। गोरखपुर में देखिए कि आप ही ने बताया अभी कि एक व्यापारी को मार दिया, मनीष गुप्ता को। जिस दरोगा ने मारा उसके खिलाफ एक तो कच्ची एफआईआर किया, दूसरा अभी तक वो फरार है। कैसी पुलिस है जो उसको पकड़ नहीं पा रही, जगत नारायण सिंह को? सोचने पे हम मजबूर होते हैं कि क्या वो सिंह इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा। ये बातें भी हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके की राजनीति है। दूसरी की बात जो देखिए, लखीमपुर खीरी का जो मामला है, मैं आगे और भी वक्ता है, मैं 2-3 पॉइंट में अपनी बात खत्म करके फिर मैं सेकंड राउंड में अपनी बात और रखूंगा। इसने किया क्या है? देखिए, एक तो प्रियंका गांधी को डिटेन किया और उनको गिरफ्तार करने का फैसला मेरे ख्याल से मोदी साहब के आने के बाद हुआ है। तकनीकी तौर पे तो उनको रोका गया और छोड़ देना चाहिए था। तो गिरफ्तारी का मामला, ये प्रॉपर वो मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगी और वो मुकदमा दर्ज होगा और चलेगा ट्रायल अब, तो ये तो मेरे ख्याल से हाईएस्ट लेवल पे वहां पे हुआ है। दूसरा कि लखीमपुर खीरी में, जैसे आपने बताया, आनन फानन में कॉम्पनसेशन भी हो गया। बहुत अच्छी बात है, कॉम्पनसेशन दिया। ये हिले क्यों है? क्यों ऐसे टिकैत साहब चले गए और प्रियंका गांधी को रोक रहे हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए, उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया। अखिलेश को नहीं जाने दे रहे हैं। इतना परेशान क्यों है? तो परेशानी की वजह एक है कि ये जो पूरा इलाका है तराई का, इसमें आप पीलीभीत को भी जोड़िए, लखीमपुर खीरी को भी, जहां बड़ी संख्या में सिख पॉपुलेशन है। पूरे प्रदेश में जितनी सिख पॉपुलेशन है उसका 15% लखीमपुर खीरी अकेले में है।
42 विधानसभा सीटें हैं इस पूरे रीजन में। उस 42 में से 2017 में 37 सीटें इनके पास आई है, बीजेपी के पास। 2012 में वहां पे वो बुरी तरह हारे थे, समाजवादी पार्टी का वर्चस्व था। तो सिखों ने और बड़े पैमाने पर किसानों ने, क्योंकि वो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है और सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला जिला भी है, और क्योंकि गन्ने किसानों का पूरा जो वहाँ पे बोलबाला है, तो ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है इनके लिए पॉलिटिकली कि अगर ये चला तो बहुत नुकसान पॉलिटिकली बीजेपी को होने वाला है। आखिरी बात मैं कहूँगा ये राउंड में कि किसान आंदोलन जो पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा तक गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आया और अब उसका विस्तार तराई तक हो गया है। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का माहौल है, ये परेशानी बीजेपी के लिए है और बनेगी परेशानी। बनेगी आने वाले समय में भी, लेकिन ये एक तरफ संवेदनशीलता और दूसरी तरफ जो संवेदनाएं होनी चाहिए और दूसरी तरफ राजनीति, ये दोनों का घाल-मेल उत्तर प्रदेश में अभी बहुत नजदीक से देखने को मिल रहा है, साफ साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर आप बिल्कुल बेरहमी के साथ, बेशर्मी के साथ अगर भीड़ पर, किसानों के ऊपर गाड़ी चला देते हैं, रौंद डालते हैं उन्हें, कुचल डालते हैं उन्हें, तो इसे क्या कहेंगे? इंसानियत का मर जाना, लोकतंत्र को कुचल डालना या कुछ और? चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी आज सुबह सुबह भी, आप 3 विजुअल जो हम दिखा रहे थे उसमें से प्रियंका गांधी ने बहुत साफ साफ बहुत सारी बातें कही हैं। आइए जरा प्रियंका गांधी को सुनते हैं कि क्या कुछ उन्होंने सीधा मोदी जी का नाम लेते हुए पैगाम भेजा। एक तरफ मोदी जी लखनऊ पहुंचने वाले थे, उससे पहले प्रियंका गांधी जो गिरफ्तार घोषित हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ आने के बाद, और कहा गया है कि कल 4 बजे से हमने गिरफ्तारी कर ली है उनकी। तो इसका भी टेक्निकल इसकी बातें शायद बृजमोहन श्रीवास्तव जी बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, आइए इसे सुनते हैं। मोदी जी नमस्कार। मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को, किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। जय हिंद, जय किसान। सुना आपने कि जय हिंद जय किसान आखिरी सेंटेंस उनका, लेकिन उससे पहले कर्तव्यों की बात, सुरक्षा की बात प्रधानमंत्री को बता रही हैं, संविधान का पाठ पढ़ा रही हैं, अपना पैगाम भेज रही हैं प्रधानमंत्री को सीधे। और ये लेकिन इसके साथ साथ आप देख रहे हैं ये जो वीडियो है इसे हमने ब्लर किया है। ब्लर इसलिए किया है क्योंकि ये जो एक पत्रकारिता की जो गाइडलाइंस है उसमें एक विभत्स फोटो, विभत्स वीडियो
ऐसे वीडियो, ऐसे फोटोग्राफ्स जिसको देख करके किसी को भी, कोई भी इंसान परेशान हो जाए, वो हम ना दिखा सकते हैं न छाप सकते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो को जो प्रियंका गांधी जी दिखा रही हैं वो हम आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन चीख पुकार और तमाम चीजों से आप समझ सकते हैं। इस वीडियो को हमने प्रियंका गांधी के ट्विटर हैंडल से ही लिया है, इसलिए आप वहां जाकर के पूरा देख सकते हैं कि वीडियो में क्या कुछ है। बहुत सारे साथी बहुत अच्छी तरह देख चुके होंगे, लेकिन इसे और भी देखना है, समझना है तो आप समझ सकते हैं। इसलिए भी क्योंकि इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिस सीन की बात कह रहा हूं मैं, जिस सीन की बात हमारे दो साथी जो पिछले अभी जिनका वक्तव्य आया था, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी और प्रशांत टंडन जी, इन लोगों ने उसका बखान, उनका बयान, उस पर टिप्पणी अपनी कर दी है। अब सीधा आना चाहूंगा दिनेश जोयाल जी आपके पास। प्रियंका गांधी का यह पैगाम क्या कुछ कहता है? पहली बार एक ऐसा पैगाम जो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो चुप्पी साधे रहे। कोई पैगाम नहीं, कुछ नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कोई मैसेज नहीं। छोटी छोटी चीजों पर भाई साहब आप तो बिल्कुल ट्वीट कर डालते हैं, लेकिन यहां आप शांत बैठे हुए हैं। थोड़ा इस राजनीति को भी समझने की कोशिश करूंगा आपसे दिनेश जी, और खासकर प्रियंका गांधी अब बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे रही हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 2 दिनों से। लेकिन कल कुछ और भी विजुअल्स थे प्रियंका गांधी के, जिसमें कह रही थी कि जितनी घटनाएं घटी हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी और मैं और हमारे कार्यकर्ता वहां पर मौजूद नजर आए हैं। पिछले दिनों की जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो हाथरस का हो, उन्नाव का मामला हो, चाहे लखीमपुर खीरी का मामला हो, ऐसे कई सारे मामले हैं। और इन मामलों के बाद भी अब स्थिति ये है कि अब शायद ऐसा लग रहा है कि सरकार, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार को भी ये समझ में आ रहा है कि ये जो कांग्रेस की नायिका हैं वो शायद कुछ टक्कर देने की स्थिति में नजर आ रही हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पे? राजीव जी, गुस्से और दर्द में लिपटा हुआ, बहुत ही विनम्र, बहुत ही संयत भाषा में प्रियंका गांधी का ये जो बयान है ये पर्याप्त है। और अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास कान है तो उन्हें सुनना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री सुनते नहीं हैं, उनको पत्रकारों के सवाल नहीं सुनते और वो विपक्ष की बातें नहीं सुनते, क्योंकि उनको उन्हें दूसरे मोर्चे पर खड़ा कर रखा, प्रतिपक्ष बना रखा है मीडिया को। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस देश के एक आम नागरिक की तरह इस महिला की बात सुनी जानी चाहिए, जिसका नाम प्रियंका गांधी है। वो इस देश की नागरिक भी है, संवेदनशील नागरिक है और एक जिम्मेदार पार्टी की नेता है। राजीव जी, जब से ये घटना हुई है, जितने मित्रों से बात कर रहे हैं, हर आदमी हम बात किसी दूसरी बात की तरह वो तुरंत लखीमपुर खीरी पे चला रहा है। समझ सकते हैं कि इस गंभीर घटना की कितनी गंभीरता है। इस घटना ने एक एक आदमी को हिलाया है और ये घटना ऐसे नहीं घटी है, इस घटना की एक पृष्ठभूमि है। मुझे मीनाक्षी लेखी का वक्तव्य याद आ रहा है, हृदयहीन वक्तव्य उन्होंने दिया था। पता नहीं ऐसे लोग कैसे हमारे देश का नेतृत्व करने मंत्री हैं, हमारा देश बन जाते हैं। जब किसानों की बात हो तो कहते हैं किसान का वो मवाली है। वो स्टेटमेंट चुभा था, हमें तब भी चुभा था, और उस तरह के स्टेटमेंट फिर आते गए हमारे नेताओं की ओर से। और ये जो हुआ है उसी का असर है। जो भारतीय जनता पार्टी की मंत्री का बेटा जो फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था, ड्राइवर, चाहे वो ड्राइव कर रहा था नहीं कर रहा था अलग बात है, लेकिन फ्रंट सीट पर था। पता नहीं किसने कहा उस ड्राइवर को चढ़ा दो गाड़ी, या वो कहीं से आवाज आई और गाड़ी चढ़ गई। क्यों ऐसा आदेश मिला गाड़ी चलाने वाले को, क्यों उसको ऐसी प्रेरणा मिली? क्योंकि मान लिया गया कि जो किसान सड़क पर है वो सरकार का दुश्मन है, और ये बिल्कुल मतलब दुश्मन है, ये हमारे पूरे समाज का दुश्मन है, ये उसको साबित कर दिया गया। तो ऐसा नैरेटिव गढ़ने वाले जो लोग हैं वो लोग कर क्या रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वो इंसेंसिटिविटी की हद तक ले जा रहे हैं। कौन सी तारीख लिख रहे हैं वो हमारे इस दौर की। पुलिस को देखिए कितना इंसेंसिटिव पुलिस को बना दिया। एक घटना नहीं है, 800 पुलिसकर्मी अगल बगल आस पास खड़े हैं और ये क्या हो जाता है।
कुचल जाते हैं, कुचल के बाद फिर मॉब वायलेंस होती है और मारे जाते हैं। बेचारा ड्राइवर ही मारा जाता है जिसने आदेश का पालन किया, कुचल गया। और ठीक है, 8 लोग वहीं पर चले गए, जो भी थे वो इंसान थे, उनको मार दिया गया। लेकिन इन इंसानों की हत्या के पीछे किसकी प्रेरणा है? क्या इसके लिए वो आदमी सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं है जो अपनी मांगों के लिए लड़ रहे भूखे प्यासे या जैसे भी अपने संसाधनों से जूझ रहे किसानों का दुश्मन बना बैठा है? किसानों का आंदोलन देखिए, गांधी जिंदा हो गया इस देश में, इतनी विनम्रता से आंदोलन चल रहा है। देखिए वहां लाशें गिन रहे हैं, 700 से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका मरने वालों का, शहीदों का। और वो लोग अभी भी संयम से कि नहीं, हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं, हम अहिंसा में यकीन करते हैं, हम अहिंसक ढंग से अपना आंदोलन करेंगे। ये है अहिंसक लोग आंदोलन की बात सुनने का तरीका। ऐसा करते हैं रिस्पॉन्ड। राजीव जी ऐसा रिस्पॉन्ड कर दिया इन लोगों ने, और ये घटना अपने आप में दहलाने वाली घटना है। जिस व्यक्ति ने यह आदेश दिया कि चढ़ा दो गाड़ी, वो व्यक्ति भाग जाता है खुलेआम। अब उसके पक्ष में बातें हम लोग, सिस्टम उसको बचाने में लग जाता है। क्या गजब बात है कि पंजाब का मुख्यमंत्री उड़ सकता है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं उतर सकता है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री नहीं आ सकता, उत्तर प्रदेश का एक्स सीएम नहीं जा सकता, संजय सिंह नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता। उनको सबको बंद, अपोजिशन को आपने बांध दिया जी, बिल्कुल पूरे अपोजिशन। मतलब कोई आपके खिलाफ नहीं, कोई चू नहीं करेगा, कोई चू नहीं करे। हमने कर दिया तो कर दिया, हमारी मर्जी, सरकार हमारी, हम कुछ भी करेंगे। क्या बेअंदाजी है महाराज, कौन सा इतिहास लिख रहे हो महाराज, कहां ले जा रहे हो उनको? और अगर इतनी इंसेंसिटिव पूरे सिस्टम को बना, मतलब ये पुलिस वालों को देख रहा हूं, लखीमपुर खीरी वालों को, क्या उनकी कहां उनके अंदर का पुलिस वाला चला गया, कहां उनकी जो उनको ट्रेनिंग चली गई, वो याद आ रहा है। वो जो एनआरसी के अगेंस्ट में जो गोलियां चल रही थी, यहां और यहां लोग गिर रहे थे, तमाम घटनाएं होते जा रही है। एक ही बार वो एक दो घटना नहीं है, जो इंडिविजुअल घटना है। और हाथरस कांड की असंवेदनशीलता हमने देख ली, सिस्टम उसको सपोर्ट कर रहा है, इंसेंसिटिविटी को, ऊपर के नेता उसको सपोर्ट करना, जो इंसेंसिटिव लोग जो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। तो व्हाट इज दिस हैपनिंग? ये हो क्या रहा महाराज? इस देश को किस नरक में ले जा रहे हो? और क्या इतनी बड़ी घटना के बाद जश्न मनाया जा सकता है? ये मेरे प्रधानमंत्री को, मेरा भी प्रधानमंत्री है, इस देश का प्रधानमंत्री, सुनना चाहिए अगर उसके पास कान है तो। मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस दर्द को समझिए। गुजरात जो इंसान है, आम इंसान, हम लोग, मैं कह रहा हूं कि जितने लोग हम फोन पे चर्चा कर रहे हैं, इसी की चर्चा हो रही है। सब लोग बहुत ही आहत हैं। जो भी जिसके अंदर संवेदना है, वो आदमी बहुत ज्यादा आहत है इस घटना को लेकर, इसकी प्रकृति को लेकर के, और इसके बैकग्राउंड जो है उस सबको समझते हुए। इसका एक बैकग्राउंड है, एक घटना की गई है, इसको परिणति है, ये जो इन्होंने बोया उसकी फसल है ये। तो मुझे लगता है हम एक बहुत खतरनाक दौर में आ गए हैं। अभी भी समय है, चुनाव जीतना राजनीति नहीं है, ये नहीं है। ये हम एक समाज है, और इस समाज को एक संवेदनशील समाज बने रहने दीजिए, करते रहिए अपनी राजनीति बहुत तरीके, लेकिन ऐसा मत करिए कि हिंसक हो जाए राजनीति। तो ये हिंसक राजनीति है राजनीति। जी धन्यवाद। कि जो हद तक जाने की जो बात होनी चाहिए, यहाँ संवेदना तो छोड़िए, असंवेदनशीलता की हद यहाँ दिखाई दे रही है। और खासकर ऐसी घटनाएं, किसी को रौंद डालना, ये तो हमने कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले यूरोप में देखे थे, और आतंकी गतिविधियों में शामिल लोग ऐसा करते थे। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं यूरोप में, आपको याद होगा। लेकिन हमारे यहाँ अगर हमारे देश में ऐसी घटनाएं होने लगे, अगर भीड़ को आप रौंद डालते हैं, अगर अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं लोग, अगर किसान अपनी बातों को आप हुक्मरानों तक पहुंचाना चाहते हैं, और उनकी आवाज को आप इस ढंग से खत्म कर देना चाहते हैं, कत्ल कर देना चाहते हैं, तो फिर कैसी सरकार? ये तो पूछेगा, ये तो जनता पूछेगी। और यही हम भी यहाँ सवाल कर रहे हैं। और उसके बाद आप किस चीज का जश्न मना रहे हैं? कौन सा महोत्सव? अमृत महोत्सव? उधर तो मातम पसरा हुआ है साहब, आप उधर तो देखिए।
उस बारे में तो सोचिए, मत सोचिए, कम से कम दो संवेदना के स्वर बुलंद, दो शब्द तो बोल दीजिए, वो भी नहीं है। खैर, अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे साथी लगातार कमेंट कर रहे हैं हमारे साथ, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। प्रकाश चांद जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और जो लिख रहे हैं कि गोधरा कांड के समय एक इंटरव्यू में बीबीसी पत्रकार ने पूछा था तो जवाब था, मतलब खैर उस समय तो वो छोड़ के चले गए थे। जावेद इकबाल हमारे साथ में, साइमन जिडाइन हमारे साथ में है, असलम चिश्ती हैं जो लिख रहे हैं कि रोज रोज हादसों से लगता है भाजपा के नाम का सिंदूर देश के सारे संस्थानों की मांग में भर दिया गया है। और इसी तरह बहुत सारे साथी, मरियम शेख भी हैं, असलम तो है ही हमारे साथ, पाठू राम हैं, फहीम हैदर जुड़े हुए हैं, और चौधरी योगेश जुड़े हुए हैं, कीमा अंसारी जुड़े हुए हैं, तो महेंद्र मलिक जुड़े हुए हैं, सीमा खातून हैं, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। आप सबका दोस्तों एक बार फिर से इस कार्यक्रम में इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं जो बाद में जुड़े हैं। और हम लोग आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं सीधा लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है, वहां जो मातम पसरा हुआ है, वहां से लेकर लखनऊ में अमृत महोत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। और आप जानते हैं लखीमपुर खीरी और लखनऊ के बीच की दूरी मात्र 130 किलोमीटर की है। 130 किलोमीटर नहीं, 13,000 किलोमीटर की दूरी अगर नाप देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई दिक्कत नहीं होती है तो 130 किलोमीटर की दूरी तो नाप ही सकते थे, और नहीं नाप सकते थे तो संवेदना के दो शब्द तो बोल ही सकते थे, लेकिन एक शब्द नहीं बोला गया। ये अपने आप में गजब की बात है, और यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इन तमाम बातों के बीच ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आखिर आज इस घटनाक्रम के बीच में जो विपक्षी एकता की बात आ रही है, विपक्ष जो अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, किसानों के साथ, पीड़ितों के साथ जो विपक्ष खड़ा है, वो उस विपक्ष का क्या और क्या। एक सवाल ये भी सामने आया कि विपक्ष के जो दांव थे उसको योगी आदित्यनाथ ने बड़ी चतुराई के साथ ध्वस्त कर दिया। क्या ऐसा है, ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं सवालों के साथ अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम में, और खासकर आज का जो घटनाक्रम है उस पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ, बहुत सारी बातें हम उस पर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को लेकर भी चर्चा बहुत है और बहुत आम है चर्चा। और अब तो सिद्धू से लेकर के तमाम दूसरे नेता कह रहे हैं कि हम या तो प्रियंका गांधी को आप रिलीज करो, रिहा करो और वहां सामान्य स्थिति बनाओ, और नहीं तो सिद्धू साहब कह रहे हैं हम भी पहुंचेंगे। तो अब इस राजनीति को और आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं आप? राजीव जी, राजनीति तो क्योंकि मसला है तो राजनीति बढ़ेगी, लेकिन पहले जो है बातचीत कर ली जाए। और हमारे साथियों ने बहुत अच्छी बातचीत की है प्रधानमंत्री के आज के आश्रम को लेकर। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री, और चूंकि अमलेंदु जी माफ कीजिए, रोकूंगा आपसे, फिर से आपके पास आऊंगा क्योंकि आवाज जो है वो कट रही है आपकी, और थोड़ा आवाज दुरुस्त करवाइए। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहता हूं कि आवाज दुरुस्त कराएं, लेकिन आप तक आने से पहले सीधे आना चाहूंगा बृजमोहन श्रीवास्तव जी। इसी के साथ राजनीति से जुड़े हुए आप हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप एनसीपी के, और विपक्ष की एक धुरी की तरह एनसीपी भी काम कर रही है। आज हमने देखा कि आपके नेता शरद पवार जी भी मीडिया को संबोधित दिल्ली में करते हुए नजर आए, और उन्होंने भी इस घटना पर, इस पूरे मसले पर खुल करके केंद्र सरकार और योगी सरकार की जितनी भर्त्सना की जाए उन्होंने की है, और इस पूरे घटनाक्रम पे और भी तमाम दूसरे नेताओं ने भी बातें रखी हैं। लेकिन इस पूरे मसले को अगर देखा जाए, विपक्ष बनाम योगी सरकार या मोदी सरकार, ये क्या राजनीति के इर्द गिर्द ही इस मामले को देखा जाए, या एक जो इंसानियत का मामला है जहां पर सीधा का सीधा जो आता है कि हां आप आते हैं और कुचल डालते हैं। और जब आप इंसानियत की बात करेंगे, जब आप संवेदनशीलता की बात करेंगे, आप जब सेंसिटिविटी की बात करेंगे, तब राजनीति किनारे हो जाती है। यहां पर राजनीति होनी चाहिए, इस चीज से मैं कतई इनकार नहीं करता, क्योंकि इस देश का, मैं इसी कार्यक्रम में, इसी मंच से कई बार बोल चुका हूं कि राजनीति में हमको, आपको, जो राजनेता नहीं है, थोड़ा सा मैं प्रश्न से थोड़ा अलग बोल रहा हूं, बृजमोहन जी बस 1 मिनट और समय लूंगा, कि हम सबको राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकली बहुत एम्पावर्ड होने की जरूरत है, मजबूत होने की जरूरत है, ताकि हम जनता का एक एक वोट जो है
वो उस पार्टी के पास पहुंचे, उस इंसान के पास पहुंचे, उस इंसान के नाम से पहुंचे जो हमारे लिए कल को जननायक के रूप में खड़ा दिखाई दे। लेकिन यहां पर जो चीजें हो रही हैं उसको आप किस रूप में देखते हैं? इस राजनीति को, बहुत नजदीक से आप राजनीति देख रहे हैं उसको भी, और साथ साथ इस पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर से। राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस गंभीर विषय पे, जो कि पूरी तौर से एक इंसान की मानसिकता से जुड़ा हुआ है, उस पर आपने खुल के बात करने का हम लोगों को मौका दिया है। मैं सोचता हूं दूसरे और इतना साहस नहीं कर पा रहे। जहां तक बात इस पूरे मुद्दे पे है, मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता और ना मैं इस पे कोई राजनीतिक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि निश्चित रूप से ये सारा मामला इंसान और इंसानियत से जुड़ा हुआ है। देखिए कि जब सरकार के पास कोई व्यक्ति आता है कुछ मांगने के लिए, तो उसके मन में हमेशा ये एक भावना होती है कि मैं जाऊंगा तो मेरी बात को सुना जाएगा, क्योंकि मैंने इनको वोट दिया है, या ये मेरे जनप्रतिनिधि हैं, या ये सरकार में मंत्री है, तो मेरी बात को गंभीरता से सुनेंगे। आप देखिए कि पिछले 10 महीने से सारे किसान दिल्ली के पास बैठे हुए हैं। किस दौर में सारे ऋतु निकल गई, सर्दी हो गई, बरसात भी हो गई, गर्मी भी हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो इसके पहले 2013 में मुझे आदरणीय राजनाथ सिंह जी का बयान याद आता है, जो उन्होंने जंतर मंतर पे किसानों के बीच में दिया था, और वहां उन्होंने ये बोला था कि यहां से आधा किलोमीटर की दूरी पे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और उनको जंतर मंतर की किसानों की आवाज नहीं सुनाई दे रही। ये उनका वक्तव्य है और ये पूरा की पूरा वीडियो पे उपलब्ध है। मैं उस समय, मेरे को लगा कि राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ी संवेदनशीलता के साथ बात की है, लेकिन आज जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संवेदनशीलता इन लोगों का सिर्फ एक दिखावा था, और उस दिखावे से इन्होंने आम आदमी को प्रभावित कर ये सत्ता हासिल कर ली है। अब इसके पीछे अगर मैं कभी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी लड़ाई आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के बीच में चल रही है। देखिए कि सारा जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे लिए एक मतदाता की अहमियत क्या होती है, खासतौर से जबकि चुनाव होने वाला हो। लेकिन आदरणीय मोदी जी इस बात को जानते थे कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, वो किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश के उस हिस्से में है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। अगर प्रधानमंत्री जी चाहें तो इस आंदोलन को तत्काल खत्म कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 2024 के बाद अगर चुनाव जीत जाएं उसके बाद हो सकता है लागू कर दें, लेकिन उन्होंने ना तो किसानों से बात की और ना ही उन्होंने इन तीनों जो कानून बनाए हैं उनके ऊपर उन्होंने कोई ऐसा रुख दिखाया जिससे कि किसानों को यह महसूस हो कि वाकई इस पर सरकार कुछ विचार भी कर रही है। 26 जनवरी के बाद आप देखिए कि किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है किसानों के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये झगड़ा जो है ये बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खूबी यह है कि वो अपनी नाराजगियों को, अपने राजनीतिक द्वंद्व को या अपनी राजनीतिक नाइटफाकियों को बाहर नहीं आने देते। पर चूंकि मैं खुद राजनीति करता हूं तो मैं दूर से जब देख रहा हूं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि यह मामला इनको पूरा विश्वास है कि 2024 में हमारी सरकार, हम लोगों को बहुमत मिलेगा। अब जब बहुमत मिलेगा तो जो इनके सांसद चुनाव जीत के आएंगे उनके बीच में बाहुल्य किसका होगा? आदरणीय मोदी जी 26 सांसदों के नेता होंगे गुजरात के, और वहीं योगी जी 80 सांसदों के नेता होंगे उस समय। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेंथ जो शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा उसमें मोदी जी पिछड़ जाएं। तो इसीलिए आप देखिए कि जिस प्रकार से जो घटनाएं घट रही हैं, आप देखिए चाहते, अगर आदरणीय मोदी जी चाहते तो आज के इस कार्यक्रम को वो स्थगित भी कर सकते थे। स्थगित ना करते तो 2 मिनट की वहां पर श्रद्धांजलि भी दे सकते थे, लेकिन वो वहां के मतदाताओं को इस प्रकार से उद्वेलित कर रहे हैं कि वो ये ठान लें कि अब इन लोगों को हम सबक जरूर सिखाएंगे। ये सबक किसको सिखाने वाले हैं? क्योंकि 2022 में चुनाव तो योगी जी का होना है। अगर आज योगी जी सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो उसके बाद कम से कम सांसदों के बीच में, भाजपा सांसदों के बीच में मोदी जी का विरोध करने वाली स्थिति में कोई नहीं होगा। तो मुझे ऐसा, जो मैं, हो सकता है मेरी बात बिल्कुल शायद हो सकता है ऐसा ना भी हो, पर जो मैं राजनीति की अंदरूनी बात देख रहा हूं, देखिए जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो अपने मतदाताओं का इतना ध्यान रखते हैं कि अगर उनके पैर में कांटा लगे तो जो नेता होता है वो उस दर्द को महसूस करता है। एक एक दिन में हम लोग
4 5 लोगों की अगर किसी की कभी मृत्यु हो जाती है तो हम लोग 3 4 बार उसके घर पे जाते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, जबकि वो उसकी आकस्मिक मृत्यु हुई है या उसकी एक नेचुरल डेथ हुई है, उसके बावजूद भी यहां तो तांडव हुआ है, यहां तो हत्या हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत लोगों ने, जो कि वहां के सांसद हैं, उनका बेटा है, और उसके पहले वो घोषणा करते हैं कि मैं एक एक को ठीक कर दूंगा, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं क्या हूं, और मैं खाली इस गांव से नहीं, लखीमपुर खीरी से भी मैं बाहर फेंक के आऊंगा। इस ढंग की जहां चैलेंजबाजी हो रही हो, तो वहां बहुत ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से उन लोगों को जो मारा गया है, ये अपने आप में एक ये भी सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये पूरा विश्वास है कि इतना अत्याचार करके, इतना हिंसात्मक अपना रुद्र रूप दिखाकर या तो वो आतंक से चुनाव जीत लेंगे, या कोई और उनके पास ऐसा हथियार है जिसमें कि उनको ये विश्वास है कि वोटर चाहे कुछ भी कर ले, वोट तो हम ही को मिलेगा। इसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ ये राजनीति चल रही है। अदरवाइज कोई भी राजनेता इतना शक्ति, इतना मतलब अंदर से कठोर और निर्मम नहीं हो सकता कि वो अपने मतदाताओं की या अपने देश के लोगों की आवाज ना सुने। और अगर ऐसा हो रहा है कि आवाज नहीं सुन रहा, हम लोग तो देख रहे हैं कि उनको आवाज नहीं सुनाई दे रही। आदरणीय प्रियंका जी ने जिस की बात की मार्मिक तरीके से, वो एक राजनेता को अंदर तक छूने वाली बात है। मैं आपसे सच कह रहा हूं कि जब से वो वीडियो देखा है, मेरी निगाह से वो वीडियो उतर नहीं रहा। आदरणीय पवार साहब का आज आपने जिक्र किया, पवार साहब इतने ज्यादा अंदर से डिस्टर्ब हैं, इतने ज्यादा दुखी हैं कि वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात जब कह रहे थे तो बार बार वो द्रवित हो रहे थे, क्योंकि वो उनका एक राजनीतिक जीवन है इतना लंबा। उन्होंने कहा इस बात को कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये क्या फैसला किया है, ये देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, क्या ये देश के अंदर एक हिंसात्मक राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। मैं इस मौके पे आपके इस चैनल के माध्यम से आम आदमी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हमको ऐसे मौके पे संयम बरतना चाहिए, क्योंकि जिस दिशा पे ये लोग देश को ले जाना चाहते हैं, उस दिशा से देश का लाभ नहीं हो सकता। उस दिशा में जाने से कभी भी देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो ये मौका इस बात का भी है कि हम लोग इस पे गंभीर चिंतन करें और इसको इस स्थिति को बिगड़ने में हम लोगों का कोई योगदान ना हो, इस पे भी हम लोगों को चिंतन करना चाहिए और इस पे भी हमको आम आदमी के सामने अपनी बात कहनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो ना बिगड़े और माहौल शांत रहे। हम सब मिलकर के माहौल में शांति बनाए रखने की कोशिश करें, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रशांत टंडन जी, आपके पास सीधा आना चाहूंगा, और खासकर इस पूरे मसले को देखते हुए कहां आप पाते हैं योगी आदित्यनाथ को? क्या योगी आदित्यनाथ के लिए ये लखीमपुर खीरी जो है वो उनके आने वाले चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा, जो कहते हैं कि ताबूत की आखिरी कील, वो साबित होगा, या इससे इस डैमेज कंट्रोल से वो ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं, जैसा कि कल से मीडिया के एक धड़े में चल रहा है? क्या कहेंगे ओवरऑल? और उसके साथ साथ एक सवाल और भी जो बृजमोहन श्रीवास्तव जी कह रहे थे, सवाल नहीं है लेकिन इन बातों में जोड़ भी रहा हूं कि 600 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है इस पूरे 10 महीने के दौरान, और एक बोल, एक संवेदना के शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं आए हैं, न ही उनके किसी दूसरे मंत्रिमंडल के सदस्य की तरफ से आए हैं। क्या कहेंगे ओवरऑल? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी देखिए तमाम दुनिया की भाषाओं में ट्वीट करते हैं वो, और तमाम सेलिब्रिटीज को हैप्पी बर्थडे भी कहते हैं, और किसी को चोट लग जाए अंगूठे में किसी खिलाड़ी को तो उस पर भी ट्वीट कर देते हैं। किसानों के लिए वो नहीं कर पाए। अब वो किसानों को क्यों नहीं कर पाए, उसकी वजह है। वजह यह है कि आप देखिए कि मीनाक्षी लेखी क्यों मवाली कह रही किसानों को, क्यों गोदी मीडिया आतंकवादी कह रहा है, क्यों बीजेपी का एक मंत्री मोदी सरकार का जो अपनी पृष्ठभूमि बता रहा है कि मैं सांसद मंत्री नहीं हूं और कुछ भी हूं, तो और कुछ जो है वो अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की तरफ इशारा कर रहे हैं, और फिर वो जीत बढ़ा देता है उनका बेटा। ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ये झुंझलाहट है कि किसान आंदोलन ने
मुजफ्फरनगर, कैराना जैसे जो इनके नफरत के लैब्स हैं, प्रयोगशालाएं हैं, उसकी छत उड़ा दी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे थे कि बीजेपी का बड़ा गढ़ माना जाता था, वहां पे इनकी हालत खराब है। मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूं आजकल अक्सर, और मैं देख रहा हूं कि जितनी नफरत इन्होंने समाज में घोली थी वो पिघल रही है। और ये किसान आंदोलन को, किसानों को, देश की जनता की तरफ से मेरा सलाम है कि ये बड़ा काम इन्होंने किया है किसानों ने, और ये झुंझलाहट इस बात की है। दूसरी जो आपने प्रियंका गांधी और राजनीति की बात की, योगी साहब की, देखिए योगी साहब ने वो काम कर दिया जो कांग्रेस 20 साल नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश में इन्होंने कांग्रेस को रिवाइव कर दिया, प्रियंका गांधी को स्थापित कर दिया और कांग्रेस के वर्कर्स को जगा दिया। वो जगह जगह धरने, प्रदर्शन, सब कुछ चालू हो गया। यही तो एक पॉलिटिकल पार्टी को एनर्जाइज करता है, यही पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव के लिए तैयार करता है। और ये काम कांग्रेस पार्टी कोई प्रशांत किशोर को, कोई और कंसल्टेंट को, कुछ और प्रचार और कैंपेन्स और रैलियां न मालूम क्या क्या करती, और तब भी ये नहीं कर पाती जो योगी साहब ने 2 दिन में कर दिया प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करके। और जब भी आप देखिए इंदिरा गांधी भी गिरफ्तार हुई थी, जब भी आप देखिए राजीव जी 89 के इलेक्शन से तो मैं बतौर पत्रकार चुनाव देख रहा हूं, उसके पहले भी चुनाव देखता रहा हूं, जब भी सरकार इस तरीके से बिहेव करने लगे, जब भी सरकारों की पुलिस आतताई हो जाए, जब भी लाठियां गोलियां चलने लगे, आप समझ लीजिए कि वो सरकार के अंतिम दिन हैं। यूपीए के भी सेकंड दौर में यही सब होने लगा था। तो कोई भी सरकारें जब जाने वाली होती हैं तो उनके इस तरीके के जो नाखून निकल आना, वो नाखून निकल आए हैं इनके भी आए हैं। और बहुत सही कह रहे हैं, अपने अनुभवों के आधार पर प्रशांत टंडन जी बता रहे हैं कि क्या कुछ जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो सरकार जाने वाली होती है। तो क्या सरकार जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बार फिर से दिनेश जुयाल जी आपके पास क्या कहेंगे, और खासकर इस पूरे मसले को हम देखें लखीमपुर खीरी से लेकर के लखनऊ तक जो हाहाकार मचा रहा। एक तरफ हमने देखा कि एक विजुअल आया, एक वीडियो आया, और वो मैं कहूंगा अपने प्रोड्यूसर से कि अगर वीडियो है तो दिखाएं। सीएम जो हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, वो पहुंचे आज लखनऊ, और लखनऊ में वहां एयरपोर्ट पर उन्हें रोक दिया गया, एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया गया। उन्होंने पूछा भी कि आखिर ऐसा क्यों है, तो बताया गया कि 144 धारा के तहत आपको रोका गया है, लेकिन लखनऊ में 144 धारा नहीं है। आइए क्या कुछ कहा है सीएम भूपेश बघेल ने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, इसको भी सुन लेते हैं। क्या लोकतंत्र में अपने नेताओं से मिलना भी गुनाह हो गया? क्या पीड़ित परिवार के आंसू पोंछना भी गुनाह हो गया है? क्या हिंदुस्तान में अब न्याय की मांग करना भी गुनाह हो गया है? तो अभी करीब 1.25 घंटे से रुपेश जी मैं यहीं बैठा हुआ हूँ जमीन पे एयरपोर्ट में। हालांकि राजनीतिक जीवन में अनेक आंदोलन हमने किए हैं, धरना प्रदर्शन भी किए हैं और जेल भी गए हैं, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर में धरने में बैठने के पहला अनुभव है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये भी कमी पूरी कर दी। कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई आपसे? मुझसे, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा, तो फिर मैं यहीं बैठ गया। तो वहीं से एयरपोर्ट से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और उसके बाद उन्हें वापस लौटा दिया गया, वो वापस लौट गए। दिनेश जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक बार कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, अगर आवाज हमारी आप तक आ रही हो और आपकी आवाज हम तक सीधी आ रही हो तो आपसे आपके बयान, आपके वक्तव्य, आपके विचार जो हैं पहले भी लेना चाहते थे हम, लेकिन नहीं ले पाए थे। ये जानना चाहूंगा कि आखिर दूसरे प्रदेश के लोग, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जन नेता, और वो कह रहे हैं कि हम लखीमपुर खीरी नहीं जा रहे हैं, हम सीतापुर जाकर के अपनी नेता से मिलना चाहते हैं, और यहाँ
पीसीसी यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनको एयरपोर्ट पर रोक दिया गया और वापस भेज दिया गया। आखिर ये क्या है, इस देश में क्या कुछ हो रहा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते रहे हैं, इसलिए अमलेंदु जी आपके बयान, आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे हम सबके लिए और हमारे दर्शकों के लिए। आवाज आ रही है जी? एक तो पहले कि अगर इस तरीके से किसी राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में रोका, जी हाँ मुझे आ रही है कि अगर से किसी मुख्यमंत्री राज्य आएगा तो कल को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी किसी राज्य में रोका जा सकता है। यानी अगर आप किसी को रोक रहे हैं तो आप कारण बताएंगे ना, आप क्यों रोक रहे हैं। तो कारण आपने नहीं बताया, आप बता रहे हैं कि धारा 144 लगी हुई है, तो 144 लगी हुई तो धारा 144 कितने लोगों पर लगती है? धारा 144 का कुछ क्लॉज होगा कि इस क्लॉज के जो है वो लगी हुई है धारा 144, 4 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। तो क्या भूपेश बघेल 4 लोग से ज्यादा इकट्ठा हो रहे थे? तो ये सवाल मतलब कानूनी सवाल है जो होने चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की चीजें होंगी तो ये संविधान का तो खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। तो मैं फिर कहूंगा कि कल को अगर प्रधानमंत्री जाएं और हो सकता है योगी आदित्यनाथ जो ये भी कह दे कि ठीक है अब आप हवाई अड्डे से नहीं उतरेंगे चूंकि धारा 144 लगी हुई है। और अगर धारा 144 लगी हुई है और लखनऊ में भी लगी हुई है, अगर ये मान लिया जाए, हालांकि लखनऊ में लगी हुई जैसा कि कह रहे हैं भूपेश बघेल भी कह रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि लखनऊ नहीं थी, तो अगर लखनऊ में थी तो प्रधानमंत्री के लिए भी होनी चाहिए वो 144, तो मुख्यमंत्री के लिए भी होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए। फिर अब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कैसे हो गया 144? एक और अन्य बात यह है कि आप लोग लगातार हमारे साथ क्यों नहीं भी, और आपने भी प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता की बात कही कि उन्होंने एक शब्द नहीं कहा और लखनऊ मनाते रहे। देखिए प्रधानमंत्री की ये गुस्सा तो समझ में आता है, और जो चूंकि उत्सवजीवी व्यक्ति है प्रधानमंत्री, अब वो हर आपदा में आते हो तो आपदा में उन्होंने उत्सव ढूंढ लिया है, आपदा में उत्सव किया उन्होंने, तो उत्सव करना चाहिए उनको। लेकिन समय कि प्रधानों के लिए शब्द समझ में, लेकिन जो महत्वपूर्ण है अगर भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता वहां मरे हैं, जिस तरीके की बातें कही जा रही है, 3 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के भी थे, तो क्या प्रधानमंत्री अपने उन कार्यकर्ताओं के लिए भी नहीं बोल सकते थे? किसानों के लिए आप लखीमपुर नहीं गए, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ही चले जाते कम से कम। मुझे लगता है कि ये बहुत सी चीजें उठेंगी और होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री चूंकि गंभीर व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो निश्चित तौर पर उनको भी इस पर विचार करना चाहिए। हो सकता है कि लोगों ने उनको बताया ही ना हो कि लखीमपुर में ऐसा कुछ हो गया है, और चूंकि अब वो सोशल मीडिया ज्यादा देख नहीं पाते, प्रधानमंत्री आगे क्या क्या देखेंगे, खबरें भी नहीं देखते हैं, चूंकि खबरें हम लोग भी नहीं देखते हैं, टीवी हम भी कहाँ देखते हैं, तो नहीं देख पाए होंगे प्रधानमंत्री लखीमपुर में ऐसा कुछ हो गया है। तो मुझे लगता है कि योगी जी को कम से कम प्रधानमंत्री को बता देना चाहिए था कि लखीमपुर में ऐसी घटना हो गई है और गृह राज्य मंत्री के ऊपर जो है वो इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री का इस पर बयान आना चाहिए था कि उनकी मंत्रिमंडल के अंदर कोई व्यक्ति है उसके ऊपर जो इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, उनका निश्चित तौर पर बयान आना चाहिए था। मुझे आएगा प्रधानमंत्री, अच्छे व्यक्ति आएगा उनका बयान। जी जी, आवाज आपकी कट रही है और बहुत सारी बातें, आपका अपना अंदाज है, अपने अलग अंदाज में आप अपनी बातों को रखते हैं, और लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें आप करते हैं, सुनना चाह रहे थे लेकिन आवाज आपकी कट रही है। सीधे दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगा कि इसमें एक पहलू और भी है, और वो पहलू है अजय मिश्र टेनी, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे का पहलू। अब विजुअल्स में यह भी दिखाई दे रहा है कि उनका जो सुपुत्र है आशीष मिश्र मोनू, वो साहब आगे की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, यानी कि वो जो थार जो वो है कार है, एसयूवी है, उसमें से वो निकल के भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अजय मिश्र जी ये कह रहे हैं कि अगर मेरा बेटा वहां उपस्थित मिल गया, कोई भी दिखा दे, वीडियो दिखा दे, विजुअल दिखा दे, साबित कर दे, तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा। लेकिन उनके एरिया में इतनी बड़ी घटना घट गई, उनके बेटे की कार से, उनके बेटे की गाड़ी से किसानों को और वहां के निहत्थे और वहां के जो एजिटेशन के लिए लोग पहुंचे थे, आंदोलनकारी लोगों को कुचल दिया गया, मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। क्या ये संवेदनशीलता नहीं है? और इस संवेदनशीलता को देखते हुए, जिम्मेदारी को देखते हुए, क्या कुर्सी छोड़ने का मन नहीं बना सकते हैं माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी? क्या कहेंगे ओवरऑल? राजीव जी, ये लखीमपुर कभी मेरे कार्य क्षेत्र में भी रहा है, और अजय मिश्र टेनी जी को मैं उनके मिजाज को थोड़ा बहुत समझता भी हूं, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है और जो
साजिश है। अजय मिश्र टेनी ने ये डिलिबरेट किया है, ऐसा 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 सोचते हुए मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। देखिए, हम कुछ भी करें, ये अब देखिए ना, ये जो अपोजिशन को रोकने वाली बात है, ये जो पिकनिक नजर आ रही है योगी साहब को कि लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो साहब जब आप ऐसे जगह जा रहे हैं तो पिकनिक आप कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। अजीब सी बात है। ये जो घटनाक्रम है, ये भी इस सोचने वाले इसको अपने ढंग से सोच रहे हैं, अपनी अपनी कहानियां समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस सदी में बहुत अजीब जी। दिनेश जी, एक मिनट, जब अजय मिश्र टेनी की आप बात कर रहे हैं तो उनके उस बयान को, उस विजुअल को देख लेते हैं, ताकि हम जो बात कह रहे हैं वो थोड़ा और पुख्ता अंदाज में हमारे दर्शकों तक पहुंचे। आइए जरा, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि जरा अजय मिश्र टेनी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाइए। सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। तो ये कहते हुए सुने गए थे अजय मिश्र टेनी अपनी बातों में, और सुधर जाओ वरना सुधार दूंगा। खैर, अपनी बातों को आगे रखिए, ये महत्वपूर्ण उनका बयान है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि किसान आक्रोशित हुए, गुस्साए, नाराज थे और काले झंडे के साथ विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, हेलीपैड के पास इकट्ठा हुए थे। लेकिन उसके साथ साथ जब पिताजी कह रहे हैं कि दिखा दूंगा और सुधर जाओ सुधार देंगे, और जैसा अभी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे कि जब केंद्रीय एक मंत्री और भी हैं, मीनाक्षी लेखी जी, वो कहती हैं कि ये मवाली हैं, किसान नहीं मवाली हैं। जब ऐसी बातें, ऐसे विचार जब सामने आए तो फिर आप कह क्या सकते हैं, और क्या कुछ होगा, उसका रिएक्शन आने वाली पीढ़ी जो है, अगली पीढ़ी, वो क्या कुछ कर रही है, वो साफ दिखाई दे रहा है। खैर, अपनी बातों को आप आगे रखिए, क्योंकि ये एक प्रमुख पहलू है इस पूरे घटनाक्रम का, और इसको बार बार सामने लाया जा रहा है, इसलिए हम भी आपके सामने रख रहे थे। जी राजीव जी, आपने मेरी बात को स्पष्ट कर दिया। जो मैं अजय मिश्र टेनी के मिजाज के बारे में कह रहा था, वो आपने बात क्लियर कर दी कि वो किस मिजाज के आदमी हैं। देखिए, हमने इस सदी में बड़े बड़े हादसे देखे हैं। हमने गोधरा देखा है, हमने गोधरा से अहमदाबाद तक आज लाशों की शव यात्रा देखी है, वो, और उसका फॉल आउट देखा है, गुजरात दंगा देखा है क्या, और उसका रिजल्ट देखा, पॉलिटिकल रिजल्ट देखा उसका। इस समय बहुत कोशिशें हो चुकी हैं कि जो किसान दिल्ली को घेरे बैठा है, उस किसान को किसी तरह से उसके हाथ से गांधी की लाठी छोड़ करके कुछ उसकी लाठी में कुछ और डाल दिया जाए, उसको हिंसक बना दिया जाए। कहीं ये वाकई ऐसा तो नहीं जो लोग आशंका कर रहे हैं, मैं नहीं आपको कह रहा हूं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उस एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि किसान को उसका सब्र का बांध तोड़ दिया जाए, उसको हिंसक बना दिया जाए। अजय मिश्र टेनी गृह मंत्रालय से जुड़े हैं, राज्य मंत्री हैं, अमित शाह की टीम के सेनानी हैं। अमित शाह जी कितने बड़े चाणक्य हैं, कितने बड़े राजनीतिक नेता हैं। उनकी सियासत के दांव पर दांव हम लोगों ने देखे हैं। 2000 से अब तक तो हमको पब्लिक में उनका चेहरा हमारे सामने है। वो गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। तो लोग इस पर भी अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको जोड़ रहे हैं कि इट वाज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट कि जो किसानों एक बार कर दो, कुछ निपटा दो, 2-4 को तो समझ में आ जाएगा। जिस भी आदमी ने ये दुस्साहस किया है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? ये नहीं होगी। अभी तो सरकार का तो कहेगा हम जांच करेंगे, कमेटी बनेगी, आयोग बना देंगे, देखेंगे। ये सब होता रहा, तमाम के बड़े बड़े कांडों में ऐसा होता रहा है और होता कुछ नहीं है। लेकिन बात निकलेगी तो दूर चली जाएगी। बात तो निकल रही है, बहुत सारी बातें निकल रही हैं, वो पब्लिक डोमेन में है। लोग चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट को समझने का प्रयास कर रहे हैं, हो क्या रहा है।
तो कुल मिलाकर के अब क्या इसमें कहें कि इसमें ज्यादा, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, बहुत सारी बातें हम नहीं कह सकते हैं। वो अजय मिश्रा कह रहे हैं अगर मेरा बेटा होगा तो हम ये कर लेंगे, तो एक वीडियो आ गया है उनका भी, जिसमें मोनी जो है दिखाई दे रहा है, आशीष दिखाई दे रहा है, गाड़ी से उतरते हुए दिखाई दे रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है कि वो भागते हुए दिखाई दे रहा है। और एक अखबार में छापा है, एक अखबार में वो फोटो विजुअल छापा है कि और लिखा है कि मंत्री के बेटे ने भागते हुए जान बच, सबूत है। अगर वो सबूत चाहिए तो सबूत, अगर अखबारों को दस्तावेज मानते हैं आप, अखबार के जिस आदमी ने जो लखीमपुर से रिपोर्ट कर रहा है वो आशीष को जानता है, वो अजय मिश्रा को जानता है, फोटोग्राफर भी जानता है जिसने फोटो खींचा है। अब जो टीवी चैनल्स में है कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, अला बला, ऐसा कुछ नहीं है। जो मौके पर बैठे हुए स्ट्रिंगर्स होते हैं, जो लोकल स्तर पर काम करते हैं, उन लोगों ने वो फीड दिया है वहां, वो पब्लिश हो चुका है, पब्लिक डोमेन में आ चुका है। तो मेरे ख्याल से वो पर्याप्त सबूत है कि उनका बेटा था और गाड़ी की फ्रंट सीट से उतरते हुए दिख रहा है, भागते हुए दिख रहा है। इतना वीडियो में दिखाई दे रहा है, फोटोग्राफ अखबार में छपा हुआ दिखाई दे रहा है। तो मिश्रा जी फिर कर रहे हैं, फिर इसमें उनको क्या करना है। और अगर हमारे देश की सरकार संवेदनशील है, उसमें थोड़ी सी भी संवेदनशीलता है, तो और इसके जो हुआ उसके अलावा जो अजय मिश्र का उसके बाद जो बयान आया है, कम से कम उसी का संज्ञान लें, उसी का। अगर आपको आप ये बताना चाहते हो कि आप संवेदनशील हैं, भले लोग हैं, भला चाहते हैं इस दुनिया का, इस दुनिया के भले के लिए आप राजनीति में आए हैं, तो महाराज को सबूत दीजिए। मुझे एज ए जर्नलिस्ट मुझे तो ये सबूत एक तरफ से दिखाई दे रहे हैं, और मैं दूर बैठा हुआ हूं, लेकिन अखबारों में छपा हुआ भी सबूत होता है, तस्वीर सबूत होती है, वीडियो सबूत होता है। तो मेरे ख्याल से ये गंभीर संज्ञान लेने की बात है। बाकी पब्लिक तो समझती ही है, ऐसा नहीं कि इतनी मूर्ख नहीं है पब्लिक कि आप कहेंगे जो हत्या, तो कहेंगे हत्या नहीं हुआ, उसने तो आत्महत्या कर दी। हो रहा है, बहुत सारे केसेस में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने किस्से हो रहे हैं। तो ये सब चीजें हो रही है, लेकिन पब्लिक समझती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो वो समझेंगे, आपको सबक मिलेगा साहब, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। चुनाव जीतने के गुर से ही राजनीति नहीं होती है इस देश का। तो अगर आप इस देश का दिल जीतिए, चुनाव मत जीतिए। और ये देश की सब बहुत अच्छी हालत में नहीं है। और अपोजिशन के जो लीडर हमारे साथी बैठे हैं एनसीपी से, बड़े विनम्र हैं, बड़े शालीनता से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मौका ऐसा है कि इसमें अपोजिशन को भी जनता की आवाज को सुनते हुए थोड़ा भाषा को में थोड़ा सा कुछ जोश लाना चाहिए। इतनी विनम्रता नहीं चलने वाली है इस दौर में, इतनी विनम्रता बहुत अच्छी नहीं है। प्रियंका में विनम्रता है, लेकिन उनकी बातों में जो तंत्र है, जो दर्द है, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन भाई साहब मैं तो बाकी लोगों से बहुत विनम्रता का मौसम नहीं है। तो यही कह सकता है। तो बिल्कुल बृजमोहन श्रीवास्तव जी कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपकी विनम्रता जो है, हालांकि ये एक ऐसा मंच है जहां हम लोग बात कर रहे हैं, और आज जिस मंच से हम लोग और जिस संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, पूरे प्रोग्राम में अगर आप लोग केयर किए होंगे तो संवेदनशीलता और उसके इर्द गिर्द ही हम लोगों ने बातें की। और खासकर लखनऊ में जो आज अमृत महोत्सव था वो कितना जायज था। और अगर आप अमृत महोत्सव मनाते हैं, लेकिन फिर उसके साथ साथ संवेदना के दो शब्द तो कह ही सकते थे, और यही बात हम बार बार कहते रहे हैं। और इन बातों को अगर सामने लाएंगे तो कोई भी राजनेता होगा वो विनम्र होगा। लेकिन फिर भी चूंकि हमारे साथी दिनेश जोयाल जी ने बोला है, और तो मैं कहूंगा कि बृजमोहन श्रीवास्तव जी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मैं कहना चाहूंगा, देखिए दिनेश जी ने जो बात की है बिल्कुल ठीक है। राजनीति करने वाले लोगों में एक फायर होना चाहिए, लेकिन वो फायर मैं सोचता हूं कि शायद आपका ये जो मंच है ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसको बहुत इतने लोग देख रहे हैं, और कौन देख रहा है हमको खुद को नहीं मालूम। तो मैं ये तो हिंसा बढ़ाना चाहते हैं, जैसा भी दिनेश जी ने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं ये एक वो प्रयोग भी हो रहा है कि अगर हम क्लास वार शुरू करा दें, किसी ढंग से अगर हम लड़वाना शुरू कर दें, तो शायद हो सकता है उससे कोई राजनीति निकल आए। क्योंकि जो हालात हैं अभी उत्तर प्रदेश के, उस उत्तर प्रदेश के हालात में किसानों का जो आंदोलन है वो निश्चित रूप से इनके लिए एक ऐसी फांस बन गया है जिससे कि ये बच नहीं पा रहे। तो मैं नहीं चाहता कि इस ढंग की कोई बात अभी फिलहाल हो, नहीं तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं
कि मैं प्रशासन को नहीं समझ पा रहा। क्या प्रशासन भी पूरी तौर से संवेदनहीन हो गया है? यह मुद्दा भी एक सामने आ रहा है। देखिए कि क्या होता है कि कहीं इस प्रकार के अगर आंदोलन चल रहे हो और वहां पर अगर कोई ऐसा प्रमुख व्यक्ति पहुंचना चाहता है, कोई वीआईपी पहुंचना चाहता है, कोई एक अथॉरिटी पहुंचना चाहती है, तो प्रशासन के लोग कहते हैं कि सर आप वहां मत जाइए क्योंकि वहां पर इस ढंग की भीड़ है या इस ढंग के लोग हैं, अनावश्यक रूप से कानून व्यवस्था प्रभावित होगी। और प्रायः लोग उसको मानते भी हैं, उस सलाह को मानते भी है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि प्रशासन ने ये बात कही है या नहीं कही है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। इंटेलिजेंस इनपुट लगातार मिलता रहता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे, वो कल को ये चीज एक झगड़े में भी परिवर्तित हो सकती है या यहाँ के लोग उद्वेलित होकर कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे कि किसी को नुकसान हो जाए। तो ये कानून व्यवस्था बचाने का काम वहां की स्थानीय प्रशासन का होता है, चाहे वो स्थानीय प्रशासन पुलिस का हो और चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का हो। मैं नहीं समझ पा रहा कि इन लोगों ने इस मुद्दे पर कोई सलाह क्यों नहीं दी। यदि सलाह दी होती तो शायद हो सकता है कि ये घटना रुक सकती थी और ये जो 8 लोग जिनकी अचानक जिनकी मौत हो गई है, आज 8 परिवार इससे पीड़ित हो गए हैं और पूरा देश इस पर चिंता कर रहा है, तो शायद ये स्थिति नहीं पैदा होती। तो प्रशासन और दूसरी बात राजनेताओं की संवेदनहीनता कि आप ये सोचते हैं कि हम लोगों को डरा के धमका के और अपना एक हिंसात्मक रूप दिखाकर हम लोगों पे नियंत्रण कर लेंगे। ये दोनों चीजें बड़ी अजीबोगरीब हैं और इससे ऐसा लगता है कि वाकई कोई शायद प्रयोग तो चल रहा है। अब वो प्रयोग क्या है, कितना गहरा है और ये कहां तक जाएगा, ये आने वाले दिनों में हमको पता लगेगा। और इसीलिए मैंने जैसा पहले भी कहा, मैं भी फिर कहता हूं कि हम सब लोगों को भी आत्म नियंत्रण करने की जरूरत है कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई ऐसी घटना ना घट जाए जिससे कि हमारे कारण कोई ऐसी चिंगारी पैदा हो जो अनावश्यक रूप से इस वातावरण को और ज्यादा दूषित कर दे या इस वातावरण को और ज्यादा प्रज्वलित कर दे। ये हम लोगों को थोड़ा सा इस पर निश्चित रूप से नियंत्रण तो करना होगा। तो मेरी जो भाषा है, दिनेश जी मुझे बिल्कुल इस मामले में माफ भी करेंगे और मेरी इस बात को समझेंगे भी कि ये गंभीरता हम सब लोगों में अभी रहना जरूरी है। और फिर मेरी पार्टी के जो आदरणीय शरद पवार जी हैं, वो तो मीठे बोल वाले राजनेता हैं, वो कभी ऐसे शब्द नहीं बोलते जो किसी को हर्ट करे। तो मुझे कुछ भी कहते समय मैं हमेशा उनका ध्यान रखता हूं कि वो अगर मेरी बात सुनेंगे तो कहीं ऐसा ना उनको ये कहना पड़े कि बृजमोहन तुमने क्या बोला। तो ये भी एक उसका एक पक्ष है। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि वाकई ये मौका है जब हमको राजनेताओं की संवेदनशीलता और प्रशासन की गंभीरता, इन दोनों की विवेचना भी करना चाहिए और इसको हमें जहां हम हो सके वहां इसका हमको पर्दाफाश भी करना चाहिए। ये आज की जरूरत है। बिल्कुल यही जरूरत है। और इस वक्त संवेदनशीलता के साथ साथ जो बृजमोहन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि हाँ जो कुछ भी चला, एक बात और महत्वपूर्ण बात अभी बृजमोहन जी कह भी रहे थे, जो कि क्या ये प्रयोग है, ये भी समझना होगा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत क्या कोई प्रयोग किया जा रहा है जो आने वाले समय में सत्ता पक्ष के लिए लाभदायक साबित हो। ये सब समझना होगा और इन सब चीजों को हम भी समझेंगे और आने वाले समय में आपके सामने भी दोस्तों रखने की कोशिश करेंगे कि लखीमपुर खीरी की घटना क्या एक प्रयोग है। आपदा में अवसर तलाशने की जो एक बात कही जाती रही है पिछले दिनों, क्या ये भी एक अवसर तलाशने की गुंजाइश देखी जा रही है, ये भी समझना होगा। खैर, तो हमारे साथ खासकर अभी 3 साथी जुड़े हुए हैं और आप तीनों से अब विदा लेने का समय आ गया है। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ थे, वो जा चुके हैं, उनको जाना जरूरी था, अपनी बातों को रख के, अपने वक्तव्य को रख कर जा चुके हैं। प्रशांत टंडन जी को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं आपको दिनेश गोयल जी कि आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही कम समय में आप बिल्कुल हाजिर हो जाते हैं। इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपको कि आप भी तमाम प्रोग्राम को देखते हैं, सराहते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आपने बहुत ही संजीदगी के साथ में इस एक संजीदा मामले को, इस संवेदनशील मामले को बहुत गहराई तक समझने और समझाने की आपने कोशिश की। आपको बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देता हूं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी आपको कि आपकी बातों को बहुत गंभीरता के साथ हम सुनना चाहते थे, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट जो बार बार हो जाता है उसके कारण नहीं सुन पाए, लेकिन आप बने रहे पूरे घंटा सवा घंटा। आपको बहुत धन्यवाद। और
अब धन्यवाद देने की बारी आप तमाम दोस्तों की है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे साथी जो हैं लगातार आज कमेंट करते रहे, लेकिन माफ करें आप लोगों की बातों को, आपके विचारों को नहीं ले पाया। कुछ लोगों की बातों विचारों को रखना चाहूंगा। नंद किशोर सिरपुरकर कह रहे हैं कि समय अपने आप में दोहरा रही है। मोरारजी देसाई जी ने इंदिरा गांधी को जेल में डाल दिया था, आज प्रियंका जी को बंदी बना के कांग्रेस को जिंदा कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्बर्ट स्टेफान कह रहे हैं कि अब ईवीएम पर नजर रखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारतीय नागरिक धन्यवाद दे रहे हैं। संजय स्वामी बीजेपी जिंदाबाद लिख रहे हैं। मरियम शेख कह रहे हैं कि जंतर मंतर में स्टूडेंट पे पुलिस अधिकारी बेरहमी से डंडाबाजी कर रही है। हम अपनी मेहनत से एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम निकाले हैं, हमें इंसाफ चाहिए, आप हमें इंसाफ दिलाओ। मरियम शेख कह रहे हैं बिल्कुल हमारी भी गुजारिश उन तमाम हुक्मरानों से है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेहनत करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई पूरी करते हैं और उसके बाद नौकरी की चाहत में इधर उधर भटकते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं, उसके बाद उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। इससे दुखद और क्या हो सकता है। मरियम शेख की आवाज हम उन तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो आज, और उन तमाम दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उन तक भी आप सब एक होइए, इकट्ठा होइए और अपनी आवाज बुलंद कीजिए। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि सत्ताधारी जब अहंकारी हो जाए तब क्या करना चाहिए राजीव जी। असलम भाई, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम अपने कार्यक्रम में लगातार देते हैं। आप और हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं, यही जवाब है। और उसके बाद जब 5 साल में वोट देने की बारी आए, अपने मत का प्रयोग करने की बारी आए, तो बिल्कुल वहां अपने मत का प्रयोग कीजिए जहां आपकी हमारी बात सुनी जाए। इंसानियत को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, मानवाधिकार को बचाना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर ये नहीं रहा तो फिर हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों अब विदा लेता हूं। अनिल कुमार भी हमारे साथ, आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोहर सिंह यादव हमारे साथ जुड़े रहे, गोपाल शर्मा, अरविंद प्रजापति, इकबाल खान और मरियम शेख, अरविंद प्रजापति, तमाम साथियों, अब आप लोगों से संजय भी, आप तमाम साथियों से अब विदा लेता हूं। बहुत धन्यवाद। अब कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ और खबरों के साथ, कुछ और घटनाक्रमों के साथ में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ दूसरे कार्यक्रमों के लिए, दूसरे सारे प्रोग्राम्स के लिए, और तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।